everyone, this is me Khyati Maheshwari and you're watching my channel Chartered Logics by Khyati Maheshwari. And if you are new to my channel, don't forget to subscribe to this channel and press that bell icon so that you can get notified whenever a new video comes. Without wasting any further time, let's get started into today's lecture of law. We are at Chapter number 11 of Companies Act 2013, that is appointment and qualification of director. Till now we have covered section 162 and 163 in our previous video. If you didn't watch that videos, please go watch all that. Playlist is given in the I button. Okay. आप लेक्चर बाय लेक्चर देखिए, उसके बाद में इस लेक्चर पे आइए. लेकिन अगर आपने अभी तक पढ़ाई कर ली है अपनी पूरी और आपको खाली 164 सेक्शन रिवाइज़ करना है जल्दी से और उसको अच्छे तरीके से समझते हुए भी, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं. 164 इज़ अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. ओके, इसके अंदर मेनली 2 सब सेक्शन है, हालांकि 4 सब सेक्शन है, लेकिन जो मेन सेक्शन है जिसको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 एंड 164 सब सेक्शन 2. 164 सब सेक्शन 1 में क्या होता है, जो डायरेक्टर होता है उसकी ही कुछ डिफ़ॉल्ट होती है, उस वजह से वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है. और सब सेक्शन 2 के अंदर क्या होता है, डायरेक्टर जिस कंपनी का होता है उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट होती है और उसकी वजह से डायरेक्टर जो होता है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है. अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है इन 2 टर्म्स के अंदर कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है और वेकेशन क्या होती है. मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाने का, लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देती हूँ थोड़े से टाइम में. डिस्क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि आपको इनएलिजिबल बनाता है. जब अपन किसी भी कंपनी के अपॉइंटमेंट के लिए अपना एप्लीकेशन देते हैं तो वो बोलता है कि आप क्वालिफाइड हैं, तो ये जो सेक्शन है इसके अंदर अगर आप फॉल्ट कर गए तो आप वो क्वालिफिकेशन ही पार नहीं कर पाते हो, मतलब डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो अपॉइंटमेंट के लिए ही, मतलब डायरेक्टर ही नहीं बन सकते हो उस कंपनी के. लेकिन वेकेशन का मतलब होता है कि आप डायरेक्टर बन चुके हो उस कंपनी के, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आपको वो जो अपनी डायरेक्टर की सीट है वो वैकेट करनी पड़ी. ओके, वो छोड़नी पड़ी. यही मेन डिफरेंस होता है डिस्क्वालिफिकेशन एंड वेकेशन के ऊपर. अब अपन जल्दी से अपने सेक्शन की तरफ मूव करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस सेक्शन के अंदर फॉल्ट कर गए तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो टू बिकम अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी. ओके, अगर आपने इनमें से कुछ भी करा, डिफ़ॉल्ट अगर आपका खुद का हुआ, डिफ़ॉल्ट हुआ उस कंपनी का जिसके अंदर आप ऑलरेडी डायरेक्टर हो, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो. अब ये क्या है, मैंने आपको बताया कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब आप ऑलरेडी डायरेक्टर हो तो ये वेकेशन होना चाहिए, ना कि डिस्क्वालिफिकेशन, है ना. अब इसको मैं आगे जाके आपको क्लैरिफाई करूँगी. अभी अपन डायरेक्टर की डिफ़ॉल्ट देखते हैं. मतलब अगर डायरेक्टर ने ये डिफ़ॉल्ट करी है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, बिकम अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी. सेक्शन 164 सब सेक्शन 1, डिफ़ॉल्ट ऑफ डायरेक्टर. अ पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंट ही नहीं हो पाएगा एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ़, अगर उसने ये सारे काम करे तो. क्या, क्लॉज ए, इफ़ ही इज़ एन अनसाउंड माइंड, वो पागल था, उसका जो माइंड था वो अनसाउंड था, एंड सच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अनसाउंड माइंड का था तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, नहीं. इसके अंदर 2 कंडीशन फुलफ़िल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लोग बाग खाली लिख देते हैं अनसाउंड माइंड, नहीं, इसका पूरा ये है क्वालिफिकेशन. ठीक है, अनसाउंड माइंड का हो, प्लस वो डिक्लेयर्ड करा गया हो ऐसा बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट. ठीक है. अब ही इज़ एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, फर्स्ट थिंग, अभी मैं इसको डिफाइन करूँगी. एंड ही इज़ अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग. तो ये दोनों ये जो क्लॉज बी एंड क्लॉज सी के डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं. अब मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगी. किसी और पेज पे चलते हैं. ओके, सो इंसॉल्वेंसी. अब इसके लिए आपको इंसॉल्वेंसी के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए. ये एक पर्सन है, इसके लिए बोल रहे हैं कि ये इंसॉल्वेंट है, और ये एक और पर्सन है, ये इसका क्रेडिटार है, इसको पैसे चुकाने हैं. ठीक है. अब क्या हुआ ना, इसने खुद ने बोला जाके कोर्ट को कि मैं इंसॉल्वेंट होना चाहता हूँ. इसने अपनी एक एप्लीकेशन दे दी.
ठीक है। इसने खुद ने बोला मैं इंसॉल्वेंट होना चाहता हूँ, मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ। ठीक है। अब इसने भी जाके एक जगह पर, अब सपोज़ करो ये केस ए है और ये केस बी है, ये केस ए है और ये केस बी है। इसने भी जाके कॉम्पिटेंट कोर्ट को एप्लीकेशन दी कि ये इंसान इंसॉल्वेंट हो गया है और ये मुझे पैसा नहीं चुका रहा है, तो आप इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए ताकि जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली मुझे पैसा मिल सके मेरा। इसने भी एप्लीकेशन दी। ये 3 मैं क्यों बना रही हूँ, ये 3 कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर बाद में आपको जाके पता चलेगा। एप्लीकेशन आई, अब ये एप्लीकेशन प्रोसेस हुई और यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ भैया आप इंसॉल्वेंट हो गए हो। यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया गया हाँ भैया आप इंसॉल्वेंट हो गए हो। यहाँ पे ये हो गया अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब कि जिसको डिस्चार्ज नहीं करा गया है, जिसने अभी तक अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करा है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, जो इसका लिक्विडेटर था उसने इसकी सारी जो भी चीज़ें थी उसको सेटल डाउन कर दिया, जिसको जितना पैसा देना था उसको उतना पैसा दे दिया। ठीक है। इसकी सारी एसेट वसेट सब कुछ बेच बाज के जो कुछ भी मिला उसको दे दिया कि थोड़ा से कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद में यहाँ तक उसको ये था यहाँ पे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब अभी तक उसकी जो भी लायबिलिटीज़ थी वो लायबिलिटीज़ पूरी नहीं हुई। यहाँ पे आके वो डिस्चार्ज हो गया, मतलब उसकी सारी लायबिलिटी पूरी हो गई, यहाँ पे वो डिस्चार्ज हो गया और अब वो नॉर्मल इंसान फिर से बन गया। ठीक है। नॉर्मल इंसान मतलब पहले भी वो नॉर्मल ही था, लेकिन अब मतलब वो एक अच्छी पोजीशन में आ गया, वो इंसॉल्वेंट नहीं है। ठीक है। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास अभी पैसे नहीं है, जिसके पास अभी खूब सारी सॉल्वेंसीज़ हैं, अभी वो डिस्चार्ज नहीं हुआ है अपनी लायबिलिटीज़ से। बेसिकली ये बात है। ठीक है। अब अगर उसने खुद ने जाके एप्लीकेशन दी है तब तो कॉम्पिटेंट कोर्ट मान लेगा ना कि हाँ भाई वो सच में इंसॉल्वेंट हो गया है। लेकिन अगर किसी और ने जाके एप्लीकेशन दी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सच में इंसॉल्वेंट हो सकता है उसके पास में पैसे हो, लेकिन वो इससे बस अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में फालतू में एप्लीकेशन दे दी है। ठीक है। उसने फालतू में एप्लीकेशन दी है, लेकिन वो खुद तो फालतू में एप्लीकेशन नहीं देगा ना। ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अगर इसने खुद ने बोला है तब तो ये कब इंसॉल्वेंट बन जाएगा, जब से इसने एप्लीकेशन दी है तब से ही। यहाँ पे एप्लीकेशन पेंडिंग थी, एप्लीकेशन पूरी हो गई, उसके बाद में वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बन गया है और अब वो डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है। लेकिन अगर किसी और ने एप्लीकेशन दी और वो एप्लीकेशन पूरी हो गई, उसके बाद में वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बन गया, तो वो इंसॉल्वेंट कब से कहलाएगा, इस टाइम पीरियड तक ओनली, अगर किसी और ने उसके लिए एप्लीकेशन दी है तो। और जब वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होगा, जब उसकी लायबिलिटी पूरी नहीं होगी, उस समय वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा फ्रॉम बीइंग द अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। बट अगर उसने खुद ने ही एप्लीकेशन दी है तो इस केस के अंदर जब से उसने एप्लीकेशन दी है, चाहे वो एप्लीकेशन पेंडिंग ही क्यों नहीं हो, यहीं से वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है। ये है क्लॉज बी और ये है क्लॉज सी, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। पढ़ लेते हैं अपन। ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब किसी और ने उसके लिए एप्लीकेशन दी है और वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, और या तो उसने खुद ने ही अप्लाई किया है फॉर इंसॉल्वेंसी और उसकी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स अब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हों। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लॉज डी के ऊपर। ये है कि अगर वो कन्विक्टेड हो जाता है बाय कोर्ट, कन्विक्टेड हो जाता है फॉर विच रीजन्स, फॉर मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज़। अब देखिए इसके अंदर दोनों चीज़ें आ गई, मॉरल टर्पिट्यूड भी आ गया और अदरवाइज़ भी आ गया, तो इसको इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैं कहूँगी कि फॉर कन्विक्टेड हुआ है वो कोर्ट के अंदर, मतलब उसको कोई ना कोई पनिशमेंट मिली है फॉर मॉरल टर्पिट्यूड के लिए या अदरवाइज़ के लिए, और उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है, उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है। कब तक के लिए इम्प्रिजनमेंट हुई है, अगर लेस देन 6 मंथ्स के लिए है तो फिर वो नॉट डिस्क्वालीफाइड, मतलब कि अगर अप टू 6 मंथ्स के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हुई है तो आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर। ठीक है। लेकिन अगर 6 मंथ से लेकर 7 ईयर्स तक के लिए हुई है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा फॉर 5 ईयर्स टिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। ठीक है। ऑफ हिज सेंटेंस मतलब कि आपको हुआ था 7 साल की जेल या फिर 6 ईयर्स की जेल। 6 ईयर्स यहाँ पे पूरे हुए हैं, यहाँ पे आपको जेल हुई थी, तो
अब 5 साल यहाँ से गिना जाएगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ योर सेंटेंस। ओके, जब वो 6 ईयर्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद से आपकी 5 ईयर्स और आप डिस्क्वालीफाइड रहेंगे, उसके बाद में आप क्वालिफाइड होंगे। ओके, अगर मोर देन 7 ईयर्स की आपको जेल हुई है तो इसका मतलब आपने कितना बड़ा ऑफेंस करा था, ऐसे में आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे फॉर लाइफ। ठीक है, छोटा सा चार्ट था। ई पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर कोई ऑर्डर आया है ट्रिब्यूनल के द्वारा कि आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है तो ऑफकोर्स आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपने कॉल्स को पेड नहीं करा है, कॉल्स को पेड नहीं करा है मतलब किसी शेयर पे कॉल आती है ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली, वो कॉल्स को पे नहीं करा है, चाहे आपने वो शेयर अकेले लिया हो या जॉइंटली लिया हो, और 6 मंथ्स बीत चुके हैं, लास्ट डेट फिक्स्ड करी गई थी फॉर पेमेंट ऑफ कॉल्स। मतलब आपके पास में एक लेटर आया कि आपको कॉल पे करनी है इस टाइम तक, और इस टाइम को भी बीते हुए 6 मंथ्स हो गया है और अभी तक आपके पास में वो शेयर है लेकिन आपने कॉल मनी पे नहीं करी है, तो ऐसे में आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे 6 मंथ्स पूरे होते ही। 6 मंथ्स पूरे होते ही। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है जिस पे लोग बाग ध्यान नहीं दें कि ये है शेयर्स हेल्ड बाय देम, शेयर्स हेल्ड बाय हिम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो शेयर्स उनके पास में अभी तक हैं तभी वो डिस्क्वालीफाइड होंगे। अगर उन्होंने सपोज़ करो इस 6 मंथ्स के बीच में शेयर ट्रांसफ़र कर दिए या शेयर बेच दिए तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। मतलब इससे बचने का रास्ता है, लेकिन फिर भी अपन को प्रोविज़न पढ़ना है। तो प्रोविज़न में यही लिखा है कि जो लास्ट डेट तय करी गई है उससे अगर 6 मंथ्स भी बीत गए, अभी तक आपके पास में शेयर्स हैं, तो आप इसके बाद में डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। उसके बाद में ये 3 छोटे छोटे प्रोविजंस हैं और इसके अंदर सेक्शन है कि मतलब अगर आपने ये सेक्शन कंप्लाई नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ये सेक्शन कंप्लाई नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। ओके, तो सेक्शन 188 अपन ने नहीं पढ़ा, 152 अपन ने पढ़ लिया है, 165 अपन अपकमिंग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अभी तक किसी ने पढ़ लिया तो 188 मतलब कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब कि रिलेटेड पार्टी के अंदर अगर आपने ट्रांजैक्शन करी है और उसके अंदर कुछ आपने गड़बड़ कर दी है, उसको फॉलो नहीं करा है सेक्शन 188 को, तो आप 5 ईयर्स के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो। अगर आपने 152 को कंप्लाई नहीं करा है, 152 के अंदर क्या होता है, डिन मैंडेटरी होता है हर डायरेक्टर को। तो अगर आपके पास में डिन नहीं है और अगर आपने उसका नॉन कंप्लाई करा है तो मतलब आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अगर आपके पास में डिन नहीं है तो इसका मतलब आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो किसी भी कंपनी के। उसके बाद में सेक्शन 165 मतलब नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप। अब हम इसको पढ़ने ही वाले हैं और अगर आपने मतलब कि एक नंबर है जिसके अंदर आप इतने ही कंपनीज़ के अंदर डायरेक्टर्स बन सकते हो, अगर आपने उससे ज़्यादा कंपनीज़ के अंदर बना इसका मतलब आप डिस्क्वालीफाइड हो गए हो अब और डायरेक्टर बनने के लिए किसी भी कंपनी के। ऐसे में अपना 162 सबसेक्शन 1 कंप्लीट होता है। देखते हैं अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है। अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एप्लीकेशन पेंडिंग हो गई है, उसने खुद ने अगर एप्लीकेशन दी है तो इम्प्रिजनमेंट में है, कम है 6 मंथ से तो नॉट डिस्क्वालीफाइड, 6 मंथ्स टू 7 ईयर डिस्क्वालीफाइड फॉर 5 ईयर्स, 7 ईयर्स और मोर डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ। ट्रिब्यूनल ने ही बोल दिया है, कॉल्स पे नहीं करी है और 6 मंथ्स बीत गए हैं लास्ट डेट के। 188 को कंप्लाई नहीं किया, 152 को कंप्लाई नहीं किया, 165 को कंप्लाई नहीं किया, तो ये क्या है, गड़बड़ है डायरेक्टर की तरफ से ही। अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 जिसके अंदर जो कंपनी है उसने डिफ़ॉल्ट करा है। जो डिफ़ॉल्टिंग है वो कौन है, वो कंपनी है। अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फिल नहीं करी है फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अब इसमें ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि 1 साल हो सकता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भरा हो, उसके अगले साल हो सकता है आपने एनुअल रिटर्न नहीं भरी हो लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भर दिया हो, और उसके अगले साल क्या हो सकता है आपने दोनों ही नहीं भरे हो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भी ये माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है और। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न दोनों को ही फिल नहीं करा गया है फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, फर्स्ट डिफ़ॉल्ट। सेकंड डिफ़ॉल्ट की आपने डिपॉजिट
उसका प्रिंसिपल या फिर उसका इंटरेस्ट, डिबेंचर्स उसका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, एंड डिविडेंड उसका प्रिंसिपल। डिक्लेयर तो कर दिया था आपने, डिक्लेयर कर दिया था कि हम पे करेंगे, लेकिन आपने पे नहीं करा है और 1 ईयर्स और मोर इलैप्स हो गए हैं डिक्लेयर करे हुए, तो ऐसे में वो उस कंपनी का जो डायरेक्टर होगा जिसके अंदर ये कोई भी डिफ़ॉल्ट है कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 ईयर्स या फिर 1 साल, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब वो कैसे डिस्क्वालीफाइड हो जाता है? क्योंकि वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता है, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता है, इसका मतलब वेकेशन नहीं आएगा, उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा फॉर रीअपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के अंदर, मतलब अपनी खुद की कंपनी के अंदर वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता, जितना उसका टेन्योर है उतना वो वर्क कर सकता है, लेकिन रीअपॉइंट नहीं हो सकता है और अपॉइंट नहीं हो सकता है किसी भी नई कंपनी के अंदर, वो डायरेक्टर एलिजिबल नहीं होगा जिस कंपनी के अंदर ये डिफ़ॉल्ट हो गई है और उस कंपनी का वो डायरेक्टर है। पर ऐसे में एक प्रोविजो आता है सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 का कि अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है और उसकी अपॉइंटमेंट के 6 मंथ्स ही बीते हैं अभी तक, मतलब कि 6 मंथ्स पहले ही वो अपॉइंट हुआ था, तो ऐसे में वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको अभी तक पता नहीं है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए उनको 6 मंथ्स का टाइम दिया गया। अगर आप 6 मंथ से पुराने डायरेक्टर हो, आपके अपॉइंटमेंट को 6 मंथ्स बीत चुके हैं, तो माना जाएगा कि आपको पता था कि कंपनी के अंदर एक गड़बड़ हो रही है और आपने फिर भी फाइल नहीं करा, ना एनुअल रिटर्न फाइल किया, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किए, और जो डिक्लेयर करी गई DDD थी, मतलब कि डिपॉजिट, डिबेंचर एंड डिविडेंड, डिक्लेयर था लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था, ये आपको बात पता थी और आपने तभी भी ये चीज़ फुलफिल नहीं करी है, तो आप डिस्क्वालीफाइड भी हो फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटेड एंड फॉर बीइंग अपॉइंटमेंट इन एनी अदर कंपनी। ठीक है, अब सेक्शन 164 सब सेक्शन 3 भी है जिसके अंदर लिखा गया है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपने AOA के अंदर कोई भी एडिशनल ग्राउंड इसके अलावा भी मेंशन कर सकती है जिसके अंदर वो उन डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाइड मानेगी फॉर बीइंग अ डायरेक्टर। इसे में MCQ बन सकता है कि सपोज करो A लिमिटेड थी, अब आपको ध्यान रखना है कि A लिमिटेड होनी चाहिए या A प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो A प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, तब वो कोई भी एडिशनल ग्राउंड मेंशन कर सकती है फ्रॉम बीइंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर इन देयर कंपनी। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हों सेक्शन 164 के इस वीडियो से। ठीक है, अपन जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 164 सब सेक्शन 1 अपन ने पढ़ा जिसके अंदर डायरेक्टर की डिफ़ॉल्ट थी। सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 अपन ने पढ़ा जिसके अंदर कंपनी की डिफ़ॉल्ट थी। इसके अंदर 2 डिफ़ॉल्ट थी, मैं इसको लिखती हूँ D3 की डिफ़ॉल्ट 1 ईयर की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न की डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, अगर कुछ भी हुआ तो 5 ईयर्स के लिए जो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। लेकिन अगर वो डायरेक्टर 6 मंथ्स पुराना है, 6 मंथ्स नया है मतलब कि, तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी जो होती है सब सेक्शन 3 के अंदर प्राइवेट कंपनी होती है, तो मैं यहाँ पे अब लिख लेती हूँ सब सेक्शन 3 के अंदर प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड मेंशन कर सकती है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।